स्वागत है आपका द पॉइंट ग्रोथ इंस्टीट्यूट में, जिसमें हम आपको आज 18 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लगवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल फॉर्मूला सम एस क्यू। तो ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सम एस क्यू यानी पहले इसका स्क्वायर करना है संख्याओं का सभी का, इसके बाद फिर सभी का आपको सम करना है। तो एक का स्क्वायर करना होगा, फिर दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद फिर सभी का आपको सम करना है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा 55। अगला प्रश्न देखिए। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट से बना होता है और संख्यात्मक या टेक्स्ट डेटा से भरा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होती है वो किन किन से मिलकर बनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ड्रॉ और कॉलम्स से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है आपका, मॉडेम का संक्षिप्त रूप आपको बताना है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन भी इसका हो जाता है। तो मॉडेम की फुल फॉर्म रहेगी आपकी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन रोम, रैम और सीपीयू स्लॉट रखता है? तो ये जितनी भी स्लॉट्स रखी जाती हैं वो सारी मदरबोर्ड पर लगी हुई होती हैं और मदरबोर्ड के माध्यम से ही सारे पेरिफेरल्स डिवाइस हार्डवेयर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाइनरी नंबरों या बिट्स से बनी एक निम्न स्तरीय भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है उसे के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और जो बाइनरी नंबर से मिलकर बनी होती है? तो मशीन भाषा जो होती है, मशीनी लैंग्वेज, वो बाइनरी डिजिट से मिलकर बनती है और बाइनरी डिजिट जो है दो होते हैं, 0 और 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न जो मशीन पठनीय है और जो अधिकांश उत्पादों पर समानांतर रेखाओं की चौड़ाई और स्पेसिंग को बढ़ा घटाकर डेटा का निरूपण करते हैं कहलाते हैं। ऐसी कौन सी लाइनें हैं जो किसी भी उत्पाद प्रोडक्ट पर समानांतर लाइनें चौड़ाई और स्पेसिंग में कम ज़्यादा होती हैं और जिनमें सारा डेटा स्टोर होता है, उनको कहा जाता है बारकोड। और बारकोड को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से कौन से फोल्डर में शिफ्ट कर दिया जाता है? जब भी कोई मेल आपके द्वारा भेजा जा रहा है तो वो आउटबॉक्स फोल्डर से हटाकर उसको सेंट मेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्पैम में क्या होता है, जो अवांछित ईमेल होते हैं, अनवांटेड मैसेज होते हैं, वो स्पैम की कैटेगरी में शामिल होते हैं। ड्राफ्ट में ऐसे मेल जिनको लिख कर रखा गया है और सेंड नहीं किया गया है वो आपके ड्राफ्ट में रहेंगे। और स्टार्ट में कुछ इंपोर्टेंट ईमेल को आप स्टार के साइन के द्वारा
इंगित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो यहाँ से कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जब प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर की आत्मा किसे कहा जाता है, अगर कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा गया है तो कंप्यूटर की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर वो एक डेड बॉडी के समान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार प्लास्टिक कंटेनर में रखे चुंबकीय डिस्क को, वर्गाकार प्लास्टिक कंटेनर चुंबकीय डिस्क को संदर्भित करता है। यह दो आकारों में होता है, 3.5 इंच और 5.25 इंच। इनका मेमोरी साइज अगर बात करते हैं तो 3.5 इंच जो होता है उसका 1.44 MB और 5.25 इंच जो होता है उसका 1.2 MB स्टोरेज होता है। ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है? तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो एक चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क होता है जिसका दो साइजों में मार्केट में उपलब्ध होता है, मिनी फ्लॉपी और माइक्रो फ्लॉपी। अगला प्रश्न देखिए, जब आप एक्सेल में एक सेल का चयन करते हैं और इक्वल E55 टाइप करते हैं तो क्या होता है? ये आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन रखा गया है इसमें। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिस सेल एड्रेस को आप किसी दूसरे सेल एड्रेस में रख रहे हैं, इक्वल साइन लगाकर, इक्वल साइन लगाकर, तो जो A55 सेल में वैल्यू लिखी गई है वही वैल्यू आपको दूसरे सेल में दिखाई देगी। तो इसका अपना आंसर रहेगा, चयनित सेल वह मान दिखाएगा जो सेल A55 में निहित है। चलिए ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप किसी एक सीट के डेटा को दूसरे सीट पर भी दिखा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको नोट कर लें, प्रैक्टिकली समझ लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या का आर्क को साइन देता है? तो ये प्रश्न आपका पहले भी रिपीट हुआ है। तो ये कौन सा फंक्शन है? एक्स जो फंक्शन है वो आपका आर्क कोसाइन मार्क को दिखाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, फ्लैश मेमोरी एक कम लागत वाली, उच्च घनत्व वाली, गैर वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज है जिसे मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये फ्लैश मेमोरी की बात की जा रही है। इसमें डेटा को किस टाइप से मिटाया और पुनः उसमें डेटा को लिखा जा सकता है डिजिटल रूप, विद्युत रूप से इसमें लिखे गए प्रोग्राम्स को मिटाया जा सकता है और उन्हें वापस किसी भी प्रोग्राम को उसमें लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, IPv6 एड्रेस का माप क्या होता है? IPv6 कितने बिट का एड्रेस होता है? IPv4 के बारे में पूछा, सॉरी IPv6 के बारे में पूछा गया है।
तो IPv6 जो होता है वो 128 बिट्स 128 बिट का होता है। और अगर इसी तरह से IPv4 की बात की जाए तो IPv4 जो होता है वो 32 बिट का आपका एड्रेस होता है। अगर यहाँ पर बिट का ऑप्शन ना देते हुए बाइट्स का ऑप्शन दे दिया जाता, या बाइट्स का ऑप्शन ना देते हुए निबल्स दे दिए जाते, तो आपका आंसर कन्वर्ट हो जाता बाइट्स में या निबल्स में। तो आपको पता होगा कि कितने बाइट्स के बराबर कितने निबल या कितने बिट्स होते हैं। निबल दो, नहीं, 4 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखावट की पहचान करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला ग्राफिक्स टैबलेट इनमें से कौन सा है? तो आपको पहले ग्राफिक्स टैबलेट का नाम बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। स्टिल्टर टैबलेट जो है वो पहली ग्राफिक्स टैबलेट के रूप में जानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी है इनमें से? तो इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। बाइट सबसे छोटी मेमोरी इकाई है। अगर यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिए जाते तो अपना आंसर भी उस हिसाब से चेंज हो जाता। इसमें आपको सभी मेमोरी साइज पढ़नी है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, किसके पास पहुंच एक्सेस होनी चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए आमतौर पर विशेष सुरक्षा उपायों पर निर्भर करता है। तो एक्सेस करने की परमिशन किसके पास होना चाहिए, किसके पास नहीं होना चाहिए? तो एक्सेस कंट्रोल जो है इसको डिसाइड करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे धीमा है? सबसे धीमा प्रिंटर इनमें से कौन सा है? एजी व्हील प्रिंटर इनमें से सबसे धीमा है। और अगर सबसे फास्ट या सबसे तेज प्रिंटर की बात की जाए तो लेजर प्रिंटर आपका हो जाएगा। अगर इनमें से प्रिंटर की बात की जाए कि कौन से प्रिंटर में रोलिंग पेपर का यूज किया जाता है या कंटिन्यूअस पेपर का यूज किया जाता है, तो डॉटमेट्रिक प्रिंटर। और इनमें से अगर पूछा जाए कि किस प्रिंटर में स्याही को स्प्रे करके छपाई की जाती है, तो आपका आंसर रहेगा इंकजेट प्रिंटर। चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं, एक मोनोक्रोम प्रिंटर क्या होता है? तो मोनोक्रोम जो प्रिंटर होता है, केवल काली स्याही इसमें उपयोग की जाती है मोनोक्रोम प्रिंटर में। जब कलर प्रिंटर में कितनी स्याही उपयोग की जाती है? 4, है ना? CMYK, चार, मैजेंडा, येलो और ब्लैक। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से, यहाँ टेक्स्ट फंक्शन की बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फंक्शन इनमें से कौन सा है। टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग करके विभिन्न सेलों से वैल्यूज को एक सेल में संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है जो दो अलग अलग सेल वैल्यू को एक ही सेल में मर्ज करने का काम करता है? तो कॉन्टेक्स्ट जो आपका फंक्शन है, ये एक
टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में आता है या कैरेक्टर फंक्शन इनको कहा जाता है। इसका कार्य दो सेलों की वैल्यू को एक ही सेल में मर्ज करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चुने गए शब्द के समान अर्थ वाले, यानी सिनोनिम्स वर्ड की यहाँ बात की जा रही है, तो अन्य शब्दों का सुझाव देती है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स शब्द या उसके समानार्थी शब्द आपको निकाल कर देता है? तो थीसर्स ऑप्शन जो होता है वो आपको समानार्थी शब्दों को खोजने की परमिशन आपको देता है। थीसोर्स ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? थीसोर्स ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में। इसकी शॉर्टकट की बता सकते हैं? शिफ्ट F7 थीसोर्स के लिए, और F7 स्पेलिंग ग्रामर चेक के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कागज पेपर डॉट मैट्रिक प्रिंटर के साथ उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया? तो अभी बताया था, डॉट मैट्रिक प्रिंटर के साथ कंटिन्यूअस पेपर जो होता है, जो रोलिंग पेपर भी कहा जाता है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर में कंटिन्यूअस पेपर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जब आप विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो कार्य समूह नाम, वर्क ग्रुप नेम, पैरामीटर का डिफॉल्ट मान क्या होता है? आप बताइए जरा इसको, क्या हो जाएगा? वर्क ग्रुप। जो आपका विंडो 10 में विंडो इंस्टॉल करते समय ग्रुप वर्क ग्रुप नेम जो होता है वह वर्क ग्रुप से नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हर कंप्यूटर की पहचान एक आईपी एड्रेस से होती है। कोई भी IPv4 एड्रेस कितने बिट से बना होता है? तो यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की बात की जा रही है, ये कितने बिट से मिलकर बना होता है? तो अभी अपन ये आईपी एड्रेस से, ये दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में। तो अभी IPv6 का पूछा गया था, इसमें आपको IPv4 के लिए पूछा गया है। IPv4 जो होता है वो 32 बिट एड्रेस आपका होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो सभी को पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न में इंटरनेट से अभी 3 क्वेश्चन अपने आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य क्या होगा? आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे इसको आप? हाँ, तो जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं 1 1 0 0 0, इसमें सभी में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसमें 0 से लेकर अंतिम तक पावर लगानी होगी, और पावर के बाद मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसका, तो इसका अपना आंसर होने वाला है 96। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आईपी एड्रेस 128.0.0 से 191.255 की श्रेणी में होता है। तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस की क्लास बतानी है। 128 से 191 तक कौन सी क्लास आईपी एड्रेस में? तो इसकी आपकी क्लास जो होती है
क्लास बी आईपी एड्रेस होता है 128 से 191 तक इसकी रेंज होती है। क्लास ए आईपी एड्रेस 0 से लेके 126 और 127 आईपी एड्रेस को लूप बैक एड्रेस के लिए छोड़ दिया जाता है। लूप बैक एड्रेस का यहाँ पर कार्य क्या होता है? किसी भी नेटवर्किंग को या नेटवर्किंग की कनेक्टिविटी का पता लगाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक ब्राउजर में पूर्ण स्क्रीन मोड में प्रवेश करने और उससे बाहर निकलने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी? तो यहाँ आपको ब्राउजर में फुल स्क्रीन के लिए आपको शॉर्टकट की बतानी है। फुल स्क्रीन के लिए तो बताइए जरा। F11 जो होती है वो किसी भी ब्राउजर में फुल स्क्रीन का कार्य करती है। F11। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप बायोस सेटअप से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो पहले तो अपन ये जानते हैं कि बायोस होता क्या है। जब आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले या बूटिंग प्रोसेस होने से पहले कंप्यूटर में बायोस का एक सेटअप ओपन होकर आता है जो ब्लू कलर की स्क्रीन आपको दिखाई देती है। इसको आप इससे बाहर आने के लिए आपको F10 प्रेस करना होगा। F10 जब आप प्रेस करेंगे बायोस के अंदर तो वहां पे सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। सेव एंड एग्जिट F10 के द्वारा बायोस को किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है। तो यहां से आपको बताना है कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। आपके पूरे कंप्यूटर की जो मेमोरी को देख रेख करता है तो ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से आपको बताना है कि मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है। यह प्राथमिक मेमोरी का ट्रैक रखता है। बिल्कुल रखता है। मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य ही यही है। यह तय करता है कि किन प्रक्रियाओं को मेमोरी में लोड किया जाना है या नहीं। तो ये मेमोरी फंक्शन का कार्य नहीं है। जिस प्रोग्राम को आप ओपन करेंगे, एक्सेस करेंगे, वो मेमोरी में लोड हो ही जाएगा। प्रक्रिया समाप्त होने पर यह मेमोरी को हटा देता है। बिल्कुल हटा देता है। जब प्रक्रिया अनुरोध करती है तो यह मेमोरी को एक प्रक्रिया में नियंत्रण करता है। बिल्कुल करता है। तो यहां से आपका सेकंड वाला ऑप्शन इसमें से गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइबरनेशन मोड में एक कंप्यूटर उपयोग करेगा तो हाइबरनेशन मोड होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हाइबरनेशन मोड में आपका जो कंप्यूटर है वो स्लीप मोड से कुछ ज्यादा ही स्थिति में चला जाता है। इस स्थिति में क्या होगा? आपकी जो पावर रहेगी वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जब आप अगले दिन वापस कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो प्रोग्राम आपके ओपन रहेंगे वो आपको वहीं उसी स्थिति में मिल जाते हैं। तो इसमें हाइबरनेशन मोड में क्या रहेगा? कोई पावर नहीं लेगा क्योंकि जब कंप्यूटर शटडाउन की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसको हाइबरनेशन मोड कहा जाता है। कम पावर जो है वो आपके स्लीप मोड के लिए कार्य करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक में एक या एक से अधिक वेब पेज होते हैं। तो ऐसा क्या है जिसमें एक या एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं? वेबसाइट्स।
और वेबसाइट्स के समूह को या बहुत सारी वेबसाइट्स को मिलकर क्या कहा जाता है? पोर्टल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईमेल एक अवांछित बल्क ईमेल भेजने का एक कार्य है जिसे किसी ने नहीं मांगा है। तो ऐसे ईमेल्स को क्या कहा जाता है? जो किसी के द्वारा मंगाया नहीं जाता बट फिर भी आपके इनबॉक्स में प्रदर्शित हो जाते हैं। उन ईमेल्स को क्या कहा जाता है? स्पैम। स्पैम को मैलिशियस भी कहा जाता है, जंक मेल भी कहा जाता है। तो ये याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन-सा है? तो यहाँ से आपको वेब ब्राउज़र का नाम बताना है, कौन-सा है? नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है। बाकी तीनों MSN, याहू मैसेंजर और रेडिफ मेल ये आपके सर्च इंजन हैं। इनमें से अगर बात की जाए MSN की, तो यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का यानी माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में कार्य करता है। और याहू और रेडिफ मेल जो है वो आपको ईमेल की सुविधा भी प्रदान करते हैं। सर्च इंजन के साथ साथ ईमेल की सुविधा भी आपको प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है SDLC। यहाँ आपको SDLC की फुल फॉर्म बताना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC फुल फॉर्म याद रखिए इसकी। अगला प्रश्न देखिए। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बनाने, संपादन यानी एडिटिंग करने, स्वरूप, भंडारण, पुनः प्राप्त करने और प्रिंटिंग यानी छपाई करने के लिए संपूर्ण परिभाषा क्या है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को आप बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं? ऐसा कौन सा आपका सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर जो है वो आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है उसका उपयोग टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, टेबुलर फॉर्म में। अगला प्रश्न देखिए। MS पावर पॉइंट में फाइंड डायलॉग्स को खोलने के लिए आपको शॉर्टकट की बतानी है। फाइंड डायलॉग्स के लिए Ctrl+F जो है वो फाइंड की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+O किसी फाइल को ओपन करने के लिए और Alt+F फाइल मेन्यू या ऑफिस बटन को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान MS पावर पॉइंट में इंक मार्कअप दिखाने या छुपाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि पावर पॉइंट में इंक मार्कअप शो करने के लिए इंक मार्कअप शो करने के लिए इंक मार्कअप के लिए Ctrl+M का उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट में। अगला प्रश्न देखिए। MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से क्या एरिया चार्ट की एक वैध श्रेणी नहीं है? ये आपको वैलिड चार्ट बताना है। एरिया चार्ट के संबंध में कौन सी नहीं है? रडार चार्ट जो होता है वो आपके एरिया चार्ट की कैटेगरी में नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं। डेटा के सुस्पष्ट दृश्य प्रस्तुति के लिए MS Excel में चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो डेटा को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? बार चार्ट के माध्यम से आप डेटा को स्पष्ट रूप से और उसकी संख्या को स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर दर्शा सकते हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमएस एक्सेल में आंकड़ों की प्रवृत्तियां निरूपित करने के लिए निम्न में से किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आपको बताना है संख्याओं के लिए कौन सी चार्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ लाइन चार्ट जो होता है उसमें आपकी संख्याएं प्रदर्शित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए। एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का उपयोग करने के लिए पर क्लिक करना होता है और समूह के भीतर स्पेलिंग और ग्रामर पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आपको टैब का नाम बताना है और टैब के अंदर कौन से ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर रिव्यू टैब जो होता है, रिव्यू टैब में आपको प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रिव्यू टैब, उसके अंदर प्रूफिंग ग्रुप। देखिए होम टैब के अंदर ट्रैकिंग ग्रुप नहीं होता है। लेआउट के लिए मार्जिन की बात की जा रही है, लेकिन मार्जिन वाले ऑप्शन में स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, और मार्जिन के अंदर ट्रैकिंग ग्रुप भी नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड 2016 में किसी वाक्य के प्रथम अक्षर को बड़ा कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस यानी छोटा रखने के लिए निम्न में से किस चेंज केस का उपयोग किया जाता है? तो ऐसा केस का नाम आपको बताना है जिसमें पहला अक्षर बड़ा हो और बाकी सभी अक्षरों को लोअर केस में रखा जाता है। तो सेंटेंस केस में इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट में पहली सेल का निरपेक्ष पता क्या होता है? तो यहाँ पर आपको सेल एड्रेस दिए हुए हैं, लेकिन सेल रेफरेंस के संदर्भ में तो आपको पहली सेल एड्रेस बताना है। तो जो फर्स्ट आपका सेल एड्रेस होता है वो A1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के रूप में ये एड्रेस दिया गया है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में जो होता है वो कॉलम और रो के पहले डॉलर का साइन आपको लगा दिया जाता है, और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में किसी भी स्थिति में सेल एड्रेस परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ इंडेंट का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा पैराग्राफ इंडेंट नहीं होता है? लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट भी होता है, और फर्स्ट लाइन इंडेंट भी आपका होता है। लास्ट लाइन इंडेंट आपके इंडेंट ऑप्शन में नहीं मिलता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में लाइन स्पेसिंग बॉक्स में स्पेसिंग के तहत निम्नलिखित में से कौन वैध लाइन स्पेसिंग विकल्प नहीं है? तो लाइन स्पेसिंग का जब ऑप्शन आपको मिलता है तो वहां आपको ट्रिपल लाइन दिखाई नहीं देती है। 1.5 लाइन स्पेस दिखाई देती है, सिंगल लाइन स्पेस भी होता है 1.0, और 2.0 यानी डबल लाइन स्पेस भी आपको वहां पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में फाइंड एंड रिप्लेस किस कमांड समूह में उपलब्ध होता है? तो फाइंड और रिप्लेस जो होता है वो आपके एडिटिंग ग्रुप में आपको दिखाई देता है। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रघु की कंपनी के नाम में लिमिटेड है, इस संक्षिप्तीकरण के बाद जो भी शब्द आएगा उसे वर्ड अपने आप कैपिटल कर देगा। वर्ड में यह कैपिटलाइजेशन रोकने के लिए जो टूल विकल्प समर्थित है
रघु को उसे ऑटो करेक्ट एक्सपेंशन वाली सूची में से लिमिटेड अवश्य जोड़ना होगा। निम्न चरणों को उस क्रम में व्यवस्थित करना है आप। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे लास्ट स्टेप आपको देखनी हो। तो सबसे लास्ट स्टेप में आपको ओके पर 2 बार क्लिक करें, यह आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसी से अपन आंसर का पता लगा सकते हैं। तो सबसे अंतिम जो ऑप्शन आपका रहेगा, सी ऑप्शन, देखते हैं कौन से विकल्प में आपको मिल रहा है। फर्स्ट वाले विकल्प में ही आपको सी ऑप्शन मिल रहा है। इसमें देखते हैं स्टेप क्या रहेगी। टूल्स ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर आपको जाना है। इसके बाद फिर ऑटो करेक्ट टैब में एक्सपेन एक्सप्रेशंस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर फर्स्ट लेटर टैब के अंतर्गत डोंट कैपिटलाइज लेटर टेक्स्ट बॉक्स में एलटीडी टाइप करना होगा, और इसके बाद ऐड पर क्लिक करें और ओके पर 2 बार आपको क्लिक करना होगा। तो आप किसी भी वर्ड को कैपिटलाइज होने से रोक सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एमएस एक्सेल में लेआउट तब उपयोगी होता है जब आप पिवोट टेबल चौड़ाई को कम करना चाहते हैं और ड्रॉ फील्ड सेटिंग के बारे में परवाह नहीं करते। तो इस स्थिति में पिवोट टेबल के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। कॉम्पैक्ट फॉर्म जो ऑप्शन है वो पिवोट टेबल के संदर्भ में सही है, क्योंकि इसमें या पिवोट टेबल में रॉ फील्ड की जो चौड़ाई होती है वो उसको अपन कम कर सकते हैं, जबकि ड्रॉ फील्ड के बारे में, सॉरी, कॉलम फील्ड की चौड़ाई को कम किया जा सकता है। ड्रॉ फील्ड को अपन कहीं तक भी, कितनी भी दूरी तक ले जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब आप किसी तालिका या टेबल का उपयोग किसी पिवोट टेबल के लिए स्रोत डेटा यानी सोर्स डेटा के रूप में करते हैं, तो आप उस डेटा जोड़ने या हटाते हैं तो एक्सेल स्वचालित रूप से तालिका का विस्तार और संकुचन करेगा, ताकि आपका पिवोट टेबल हमेशा आपके डेटा के साथ सिंक में रहेगा। डेटा को जब सिंक किया जाता है तो जो डेटा को आप डिलीट कर रहे हैं या उसमें किसी आप नए डेटा को ऐड कर रहे हैं, उस स्थिति में आपका डेटा परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में किसी चयनित पाठ यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट के आकार को एक बिंदु कम करने के लिए शॉर्टकट की आपको बतानी है। फॉन्ट साइज कम करने के लिए आपको बताना है 1 पॉइंट। कंट्रोल प्लस बड़ा वाला जो ब्रैकेट है उसके साथ अपन किसी भी फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं, और क्लोज वाला जो ब्रैकेट है इसके साथ फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, जबकि कंट्रोल प्लस पेज अप एरो से आप किसी भी ऊपर वाली लाइन के पास जा सकते हैं, और कंट्रोल डाउन से भी उसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन आपको देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेटवर्क वीडियो और ऑडियो का उपयोग करके वास्तविक समय में 2 या अधिक दलों का संचार कहा जाता है। तो आपको बताना है, जब किसी भी नेटवर्क में वीडियो और ऑडियो का उपयोग किया जाता है उस स्थिति को क्या कहा जाता है। उस स्थिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जाना जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमने सामने फेस टू फेस किसी व्यक्ति से बात की जा सकती है नेटवर्क के माध्यम से। चलिए इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है आपका। आप एमएस एक्सेल में केवल वर्तमान तिथि को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट वाली डेट आपको शो करना है, तो यहाँ पे आपको डेट वाला फंक्शन बताना है
टुडे फंक्शन जो रहेगा उसके माध्यम से आप एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। डे फंक्शन के माध्यम से आप किसी भी सेल में डेट में से केवल डे को शो कर सकते हैं। नाउ फंक्शन में साथ में टाइम भी रहेगा डेट के साथ में, और टाइम फंक्शन में केवल प्रेजेंट का टाइम आपको दिया रहेगा। तो ये आपका पेपर सॉल्व हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।